अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार ए बी पर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास अभी दर्पण प्रतिबिंब वाला ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति वाला है, तो आपको लेटर संख्या भी दे सकता है या फिर आकृति भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पता है आपको यहाँ पर ए बी रेखा दी है, पी क्यू रेखा भी हमारी थी, उसका भी डायग्राम इस साइड ही बनेगा, और ए बी रेखा मतलब ये वाली जो रेखा है तो इसका जो दर्पण है इस साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये है कि आकृति कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरफ आके ऐसी दिखाई देगी, और यहाँ पर जो ये जो ब्लैक वाला डॉट है वो यहीं पर नीचे की ओर ही रहेगा। ठीक है, कहाँ पर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जा रखा, मतलब ये नहीं हो सकता है, ये भी ऊपर जा रखा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे की वैसे ऊपर है क्योंकि आकृति वैसी है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, गलती निकाल दिया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा यहाँ पर चले जाएगा तो यहाँ पर है, तो ये कंफर्म दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर गलती निकालना है, क्या करना है, गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक सीट को बिंदीदार रेखा के साथ साथ दर्शाई गई दिशाओं के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और जो पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब की तरह ही काम करता है। कैसे, देखिए जैसे इसका यहाँ पर कहना है कि हमें यहाँ पर कुछ दिया है पैटर्न, जैसे ये वाला जो पैटर्न है, ठीक, इतना सा हिस्सा, और इसको कह रहा है कि इस वाले लाइन में इस चिन्ह के हिसाब से हमें रोटेट करना है। तो अगर हम इस आकृति को यहाँ पर इधर से पन्ना ला के यहाँ पर रोटेट करते हैं, इधर इस साइड रोटेट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कैसा बनेगा, इसकी छाया आपको सेम तरीके से ये छप जाएगा। छपने का मतलब ये कि हम कार्बन कैसे पहले छापते थे लिखकर, वैसी की वैसे सेम तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला, और त्रिभुज पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। इधर वाला भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, तो यहाँ पर सेम रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसा बनेगा। तो ये वाला पूरा वाला हिस्सा यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। कहां पर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि पेपर कटिंग फोल्डिंग में भी ये दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा हमें, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित थे जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित थे। मतलब ये हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन ये समुच्चय टाइप का प्रश्न है। इसका भी एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में काफी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर क्या करते हैं, समय लगाते हैं। समय खींचने के लिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका संबंध पता करेंगे कि इनको आपस में कैसे लिखा है, सेम तरीके से फिर हम ऑप्शन में बताएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संख्या को कैसे पता करना है। तो कोशिश करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाने की। वो कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है 21 पंजे कितने होते हैं, तो 21 पंजे 105 होते हैं। मतलब पहली संख्या को 5 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल से यहाँ पर दिखा है। नीचे भी 27 पंजे 135 होते हैं, मतलब यहाँ पर भी 5 गुना किया, कितना 5 गुना किया। तो हमें यहाँ पर पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 5 गुना करना होगा। अब यहाँ पर और देखते हम 35 से 105 को देखेंगे तो 35 तिरिया कितने होते हैं, 105। मतलब ये इधर से पता हुआ है, मतलब हमने इधर से किया था इसको, और इधर से ये, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 गुना। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 45 तिरिया भी आपको पता है कितना होता है, 145 होता है, सॉरी 135 होता है, और यहाँ पर 135, तो यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा। तो हमें लॉजिक क्या मिला, अगर हमें यहाँ पर लॉजिक ये मिला कि बीच वाली संख्या को लाने के लिए पीछे से 3 गुना आगे से 5 गुना करना है, पीछे से 3 गुना आगे से 5 गुना। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन में देखेंगे तो 39 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको सॉरी 39 का 5 गुना, तो पानाम 45 का 5, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 185 तो नहीं होगा, 100% 185 नहीं होगा, 195 होगा। तो 5 गुना करने पर 195 होगा, और यहाँ पर 37 का 5 गुना 195 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और डी तो हम हटा देंगे। ठीक है, अब 39 का 5 गुना 195 होता है, यहाँ तक क्लियर है। अब पीछे से 3 गुना, पीछे से किसका 3 गुना करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 195 आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 55 का 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 55 का 3 गुना हमारे पास 195 नहीं होगा। क्यों, देखिए 50 150 होते हैं, और 3 गुना मतलब 165 ही होंगे, लेकिन 65 का 3 गुना करेंगे तो हमारे पास 195 बीच वाली आ जाएगी। इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 195 मिलेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 195 मिल जाएगा। तो हमें लॉजिक यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो संबंध यहाँ पर है, जो लॉजिक यहाँ पर यही कि यही ऑप्शन में भी मिलना चाहिए, तो ये तरीका होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ किसी वृत्ताकार मैच के परित मैच के केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि एक व्रत में, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक ये व्रत है, ठीक है, एक व्रत है, और इसमें कितने लोग हैं, तो इसमें 6 लोग हैं। 6 लोग क्या है, तो मैं बैठा देता हूँ केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो मैं यहाँ पर केंद्र की ओर इसको दिखा देता हूँ। ये जो निशान लगाने का मतलब ये कि ये केंद्र की ओर देखे बैठे हैं, ठीक है, ये केंद्र की ओर देख रहे हैं और इधर ही बैठे हैं, ये मैंने बिठा दिया, ये इसका केंद्र रखे। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई
और एफ किसी वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्राभिमुख यानी कि केंद्र की ओर होकर बैठे हैं। अब यहाँ तक इतना क्लियर है कि यहाँ पर इधर की ओर बैठेंगे। अब कैसे बैठे, तो यहाँ पर कह रहा है कि डी और सी ए के ठीक समीपत है। समीपत का मतलब होता है कि पास में बैठे हैं। तो जो डी और सी है, तो मान लो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डी बिठा देता हूँ और यहाँ पर मैं सी बिठा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं सी बिठा देता हूँ और यहाँ पर ए को बिठाऊंगा। तो यहाँ पर डी और सी दोनों की दोनों ए के ठीक समीपत है। समीपत का मतलब ए के दोनों के दोनों ए के पास से, तो ए को बीच में बिठाएंगे तब ये दोनों पास हो जाएंगे। इतना क्लियर है। इनका स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा कि बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो बी है ये ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ए का दायां किधर है, तो आपको होगा इधर से ये है, इधर ए का दायां इधर हो जाएगा। तो दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, तो यहाँ पर बी बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठेगा, बी। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि एफ ई के ठीक समीपत है। जो एफ है ई के ठीक समीपत है और डी के बाएं हैं, डी के बाएं से चौथे है। ठीक है, तो जो ए है जो ई है ये एफ के ठीक समीपत है और डी के बाएं हैं। तो डी के बायां किधर होगा, तो डी का बायां इस साइड होगा। किधर होगा, इस साइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर डी का बायां इस साइड होगा और डी के बाएं चौथा है, तो डी का बायां चौथा कौन होगा, तो एफ ई के तो समीपत है और डी के बाएं चौथा है। तो डी के बायां जाएंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे तो सी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर स्थान चेंज करना होगा। किनका स्थान चेंज करेंगे, तो डी और सी का। ठीक है, अब इसको हटा के हम क्या करेंगे, स्थान चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सी को बिठाएंगे और यहाँ पर हम डी को बिठाएंगे। इसका स्थान चेंज कर लेंगे और ए तो बीच में रहेगा क्योंकि ए तो यहाँ पर इन दोनों के समीपत है। देखिए डी और सी ए के ठीक समीपत है, तो यहाँ पर ए के समीपत है। ठीक है, हमने इनका स्थान चेंज कर दिया अभी। अब आगे देखिए, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब जो बी है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए का दायां इधर है, ए का दायां इधर है, तो बी यहाँ पर वापस से वहीं आ जाएगा, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे तो एफ ई के ठीक समीपत है और डी के बाएं से चौथे है। तो डी के बाएं से चौथे तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा और ई के समीपत, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर हुआ कि देखिए ई एफ के ठीक समीपत है, तो ये एफ के ठीक समीपत है और डी के बाएं से चौथा है। तो डी के बाएं से भी हमें यहाँ पर चौथा दिख रहा है। इसका मतलब अभी हमने यहाँ पर सही बिठा दिया प्रश्न के हिसाब से। अब प्रश्न यहाँ पर क्या करा कि ई की स्थिति कहाँ है, ई की स्थिति कहाँ है, ये हमें प्रश्न पूछा। तो ये हमें ऑप्शन से निकालना होगा, ई की स्थिति कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सी के ठीक बाएं हैं। ये जो ई की स्थिति है सी के ठीक बाएं है क्या, तो हमें यहाँ पर सी के ठीक बाएं दिखाई दे रही। ठीक है, सी के ठीक बाएं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर तो ए सही है। जहां पर सही है, अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ए के बाएं से तीसरा है क्या, ई जो ए के बाएं से तीसरा है क्या, तो नहीं, ये तो दूसरा है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। डी और एफ के ठीक पास है, डी और एफ के ठीक पास है क्या, ये नहीं है। एफ के पास तो लेकिन डी के पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ए के दाएं से दूसरा है, ए का दाएं किधर है, इस साइड है, ए का दाएं यहाँ से इस साइड है और दूसरा कौन है, बी है, लेकिन ये कह रहा है कि एफ है और ई है, तो ई भी यहाँ पर दाएं से दूसरा नहीं है। ई जो है सी के ठीक बाएं है, तो यहाँ पर सी के ठीक बाएं ई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न, बस जैसा प्रश्न कहता है वैसा हमें बैठाना होता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, इसने कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने यानी कि संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इस प्रश्न को अभी फिलहाल के हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पर चिन्ह चेंज है, तो इस प्रश्न को सोल्व भी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि आपको पता है सिंबल से यहाँ पर ऐसा है कि हमें चिन्ह चेंज करके इस वाली संख्या का पता करना था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, चिन्ह में यहाँ पर गड़बड़ी थी, ये प्रश्न सही नहीं होगा, तो इसको अभी के लिए हम क्या करते छोड़ देते। ठीक है, और हम यहाँ पर आगे बढ़ जाता। प्रश्न को हम क्या करेंगे, 21 को देखेंगे। प्रश्न में 21 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि वाणी बिंदु ए से शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और फिर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना आपको पता होगा, दिशा दूरी कैसे होती है, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। दिशा दूरी याद करने के लिए क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं और ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है और नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिण होता है और यहाँ पर राइट में क्या होता है, पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, ये इतना आपको पता होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम क्या करेंगे, चलेंगे, इसको चलाएंगे। अब देखिए कैसे, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ये इतना तो आपको पता होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसने कहा कि वाणी बिंदु ए से शुरू करती है। ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको यहां पर प्लस वाला चिन्ह बनाया था कि यहां पर क्या है, पूर्व है, नीचे की ओर दक्षिण है, ऊपर की ओर उत्तर है और लेफ्ट में यहां पर पश्चिम है। ठीक है, तो ये याद रखना है, वाणी बिंदु ए से शुरू करती है। मान लो एक बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है और यहां से ये शुरू करती है और ये क्या है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है। अब यहां से पश्चिम की ओर मतलब क्या है कि इस साइड, पश्चिम दिशा इस साइड है, किधर है, यहां से इस साइड है। यहां पर ये कितना चल रही है, 6 किलोमीटर। यहां
यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से ये इधर जा रही है और बाएं मुड़ी है, तो बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, तो आप कहोगे नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाएगी तो कितना चल रही है, तो नीचे की ओर ये 8 चल रही है, कितना 8 किलोमीटर। उसके बाद आगे करा कि फिर बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से नीचे आ रही थी और फिर से बाएं मुड़ी है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, तो आप कहोगे इधर जाएगी। तो यहाँ से कितना चलेगी, 6 किलोमीटर। तो ये हमने यहाँ पर 6 चला दिया और बिंदु बी पर पहुंच गए, ठीक है। बिंदु बी पर पहुंच गए। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए इसने कहा था कि 6 किलोमीटर ड्राइव करेगी। अब आगे प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, यानी बी को बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बिंदु ए है और इसके संदर्भ में जो बिंदु बी है ये किस दिशा में, तो ये नीचे की ओर है। नीचे की ओर मतलब क्या है, दक्षिण। तो ये दक्षिण दिशा में कौन है, बिंदु बी दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें देखिए यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। यह हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा, न्याय निगमन का। यहाँ पर क्या होता है कि कथन को सत्य मानना है, कथन की सुनना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन की सत्य मानेंगे और कथन को देखेंगे। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी नीले, यानी यहाँ पर देखिए मान लो ये क्या है, नीले, ठीक है। यहाँ पर एन बना देता हूँ, एन का मतलब क्या है, नीले, ठीक है। और सभी की सभी नीले, इसका कहना है कि सभी की सभी नीले क्या है, लाल है। तो जितने भी ये जो नीले हैं ये सभी के सभी लाल है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाल के अंदर बना लेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने बनाया लाल बनाया, तो जितने भी नीले हैं सभी के सभी लाल के अंदर है, क्योंकि इसने कहा कि सभी के सभी नीले लाल है। तो सभी के सभी नीले लाल है, तो ये लाल के अंदर है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी हरे नीले हैं। अब जितने भी हरे हैं सभी के सभी नीले हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हरे हैं ये भी नीले के अंदर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नीले के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हरे नीले हैं ये कह रहा है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए फिर से मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बड़ा बनेगा। अब बड़ा कैसा, देखिए यहाँ पर सभी नीले, मतलब ये क्या है, ये नीले हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारे पास एक नीले है, ठीक है, ये नीले हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी नीले क्या है, तो सभी की सभी नीले लाल है। तो जितने भी नीले हैं सभी के सभी लाल है, तो ये लाल के अंदर आ जाएगा, मतलब ये मैंने लाल का डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर दूसरा कथन ये कह रहा है कि सभी हरे नीले हैं, जितने भी हरे हैं सभी के सभी नीले हैं, मतलब हरे भी नीले के अंदर आ जाएंगे। तो हरे का डायग्राम हम अंदर बनाएंगे, नीले के अंदर बनाएंगे, ठीक है, ना कि बाहर किधर बनाएंगे, अंदर बनाएंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को देखते हैं। अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष हमें कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो देखिए पहला जो हमें निष्कर्ष कह रहा है वो कह रहा है कि कोई लाल नीला नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी लाल नीला नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जब सारे के सारे नीले लाल के अंदर है तो कोई क्यों नहीं हो सकता है, तो ये गलत कह रहा है। अब दूसरे को देखें तो कोई नीला हरा नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी नीला हरा नहीं है। जब सारे के सारे हरे नीले के अंदर है तो कोई नहीं कैसे नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है, ये भी गलत कहा है। पर तीसरे को देखिए कोई हरा लाल नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी हरा लाल नहीं दिखाई देगा, जब सारे के सारे नीले लाल है, सारे के सारे नीले लाल है और सारे के सारे हरे नीले हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी गलत है, तीनों की तीनों यहाँ पर गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी हमें ये कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष कैसा क्या कह रहा है ये हमें बताना, मतलब इसमें बड़े छोटे की ओर हम ये भी देखते हैं। बड़ा छोटा कैसे, देखिए जैसे ये हमें यहाँ पर इस तरफ कैसा है, ऐसा चिन्ह दिख रहा है इनके बीच में, और ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मतलब यहाँ पर मुंह खुला, इसका मतलब ये जिसके तरफ भी मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला चिन्ह वाला वो क्या होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसके दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब प्रश्न को इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह मुंह किसकी तरफ खुला है, तो आप कहोगे जेड की तरफ। जेड की तरफ खुला मतलब जेड जो है एफ से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एफ इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा है कि मुंह तो एप की तरफ खुला है, लेकिन यहाँ पर एक और लाइन लगी, तो मतलब बड़ा भी एप और संभावना में बराबर भी है। तो यहाँ पर देखिए जो ए है, ए क्या है, इससे छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ए छोटा भी हो जाएगा और संभावना में इसके क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। तो ए या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। ये या वाली कंडीशन रहेगी। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर या वाली कंडीशन, ठीक है। ए या तो बड़ा है या तो छोटा है, किससे, एफ से। अब आगे देखेंगे तो ए और बी बराबर है। यहाँ पर इसका कहना है कि ए और बी बराबर है। तो देखिए यहाँ पर या तो देखिए ए का मतलब बी, या तो बी यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर, या बी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ पर देखिए, या तो बी यहाँ पर भी हो सकता है या बी इसके पास भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बराबर वाला हो गया है। इसके बाद ये कह रहा है कि जी और मतलब जी और बी भी बराबर है, तो यहाँ पर भी जी हो सकता है और यहाँ पर भी जी हो सकता है, ठीक है, इनके बराबर में, ये संभावना वाला बन रहा है। उसके बाद इनका ये कहना है कि यहाँ पर ए से बड़ा जी है,
एस से बड़ा जी है, तो एस से बड़ा जी है तो एस कहाँ पर हो सकता है, तो एस एक तो यहाँ पर भी हो सकता है या फिर एस यहाँ पर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, एस कहाँ पर हो सकता है, एक तो यहाँ पर हो सकता है इससे छोटा, या जी बड़ा है तो ठीक है इससे छोटा, या फिर एस यहाँ पर भी हो सकता है। फिर आगे करा कि एस छोटा है ई से, तो ई यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ई यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर भी हो सकता है। ये इनका संभावना बनी है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष को देखिए। यहाँ पर जो निष्कर्ष कह रहा है पहला वाला कि जेड छोटा है एस से, ए बड़ा है। जेड छोटा दिखाई दे रहा है तो नहीं, जेड तो कहीं से कहीं छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये गलत कह रहा है। जेड छोटा नहीं, जेड तो सबसे बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो ये हमें गलत कह रहा है। दूसरे को देखेंगे तो एफ से छोटा जी है क्या और एफ बड़ा है, कि यहाँ पर एफ छोटा, एफ से छोटा जी है क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर संभावना बन रही है। क्या बन रही है, संभावना बन रही है। कैसे देखिए, जी या तो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो पहला वाला तो गलत है और दूसरा वाला भी यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है तो दूसरा वाला सत्य हो जाएगा, जी छोटा है एफ से। जी छोटा है एफ से हम ये मान लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो संभावना थी तो हम परफेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर संभावना वाला निशान लगता तो हम बता सकते थे, ये हम यहाँ पर बता सकते थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर न तो पहला न तो दूसरा निशान कर रहा है, ये लगाएंगे। कौन सा वाला, सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि यहाँ पर तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेगी। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न हमारा है ये हमारा डिसीजन मेकिंग वाला प्रश्न है। कौन सा है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग मतलब हमें यहाँ पर सोचना होगा। प्रश्न का कहना कि तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब दो किसी पति पत्नी का तलाक होता है, ठीक है, तो उनके जो बच्चे रहते हैं उनकी कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण होती है समस्या। ठीक है, यानी कि बच्चे को किसके पास दे या बच्चे का क्या करें। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा कि आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर क्या निर्णय लेगी, मतलब निर्णय क्या लेगी। तो देखिए पिता की स्थिति देखेगी, नहीं पिता की स्थिति नहीं देखेगी, क्योंकि यहाँ पर पिता की स्थिति नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद माँ की स्थिति, तो माँ की स्थिति भी नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि इसकी स्थिति सही नहीं है तो हम बच्चों को उनके साथ रख दें, या इनकी स्थिति सही नहीं है तो बच्चों को उनके साथ रख दें, ऐसा भी नहीं। वकील की दलील है, वकील की दलील है तो होगा ही नहीं। बच्चे का सर्वोत्तम हित देखेंगे, यानी कि बच्चों का सर्वोत्तम हित, यानी कि बच्चे कहाँ अच्छे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही निर्णय लेने के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है, निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 1076, 1675, 1354 और 1998। मतलब यहाँ पर कौन सा लीप वर्ष है, तो आपको पता है लास्ट तक की 2 डिजिट में हम 4 से भाग देते हैं, भाग पूरा चला जाता है, इसका मतलब लीप वर्ष है, और नहीं जाता तो वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर किस में भाग जा रहा है, तो यहाँ पर देख इसमें इनमें भाग देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में भाग दीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको 4 एकम 4 3 बचा तो 4 नाम 36, ये लीप वर्ष है। इधर भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो आपको 3 बचेगा, मतलब कितना हुआ 35, तो 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर 4 एकम 4 1 बचेगा तो 14, 14 भी 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। 4 एकम 4 1 बचा 18, 18 भी 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। मतलब लीप वर्ष केवल हमारा कौन सा है, तो केवल हमारा लीप वर्ष ये वाला, इसमें पूरा भाग जा रहा है, तो ये हमारा सही जवाब होगा 1076 हमारा लीप वर्ष। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष पता करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट तक की 2 डिजिट में भाग देके देखना है। जैसे देखिए मान लो यहाँ पर मैं 76 में भाग दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 76 में भाग दे रहा हूँ 4 से, तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 कितना बचा शेष, आपको 3 36 हुआ, तो मतलब 4 नाम 36, मतलब ये 19 बार में कट गया है। लेकिन इधर भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो जो नहीं कट रहा वो सामान्य वर्ष, जो कट जाता है वो लीप वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ रहेगी, मतलब साथ होगी। ठीक है, 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब सिंपल सी एक दूसरे के साथ मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री का कोण, क्या होता है 0 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ, मतलब जो जैसे ये घंटे की सुई है तो इसी पे मिनट की भी सुई रहेगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहना, तो एक दूसरे के ऊपर 2 दिन में कितनी बार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है 12 घंटे में 11 बार होती है। कितनी बार एक दूसरे के ऊपर 11 बार होती है 12 घंटे में, कितने 12 घंटे में, और आपको पता है 24 घंटे, अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो आपको 24 घंटे मतलब एक दिन में कितनी बार हो जाएगी 22 बार, एक दूसरे के ऊपर 22 बार होती है। ठीक है, तो 2 दिन मतलब 48 घंटे, तो 48 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो 22 यानी कि 48 घंटे। ठीक है, 48 घंटे, 2 दिन मतलब क्या होता है 2 दिन में 48 घंटे, तो 48 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो आपको होगे 44 बार हो जाएगी। कितनी बार, 44 बार हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 44 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो
जीरो डिग्री का कोण है ये मतलब एक दूसरे के ऊपर कितनी बार, मतलब जीरो डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 12 घंटे में जीरो डिग्री का कोण कितनी बार, 11 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में 22 बार बनता है। कितने बार, 22 बार, ठीक है। 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे मतलब एक दिन में 22 बार, तो 2 दिन में 44 बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक और इसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न में यहाँ पर 27 दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि सीधी रेखा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीधी रेखा क्या है। देखिए एक तो पता है कि आपको 0 डिग्री का कोण पड़ता है अपन, 0 डिग्री के बाद एक 90 डिग्री का भी कोण रहता है, उसके बाद 180 डिग्री का कोण रहता है। 180 डिग्री मतलब आपको पता है आमने सामने, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 12:30 बजी, तो 12 पे काटा मतलब 12:30 मतलब आमने सामने का मतलब क्या होता है, काटा यहाँ पर रहेगा, ये सामने सामने, ठीक है। ये घड़ी है आमने सामने सीधा काटा होना। और 0 डिग्री मतलब ऊपर चापर काट रहा है, ऊपर ऊपर एक दूसरे के ऊपर काटा होना, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर। और 90 डिग्री का मतलब आपको पता है ऐसा और ऐसा, ये वाला जो है ये 90 डिग्री का काटा होना, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब ये वाला 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री भी उसी प्रकार का होता है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का भी 11 बार बनाता है। और 24 घंटे में कितना बना देगा, तो आपको हो गया 22 बार। 24 घंटा मतलब एक दिन, तो एक दिन में 22 बार, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये खुले पास है और इसमें आपको ओ का विपरीत क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए।